हाँ जी मित्रों, तो कैसे हो आप लोग? अगर आपको भी पॉकेट एफएम स्टाइल में स्टोरी सुनना पसंद है, एडवेंचर, एक्शन, रोमांस एंड हरीम सीरीज वाली, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए बना है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही में हाइप भी मार देना, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। डिस्क्लेमर: ये कहानी सिर्फ मनोरंजन, टाइम पास और दिमाग को रिलैक्स करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मकसद किसी की भावनाएं, सोच, इज्जत, रिश्ते या पड़ोसी के कुत्ते को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी में मौजूद सभी नाम, किरदार, जगह और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। इन्हें ढूंढने गूगल, फेसबुक, चैट जीपीटी या मोहल्ले की गली में मत निकल जाना। अगर किसी असली इंसान या आपकी गर्लफ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही मेल खा जाए तो समझ लीजिए कि किस्मत बहुत तेज़ है, कहानी नहीं। चेतावनी: सीरियस होकर पढ़ो। इस कहानी में कभी कभी थोड़ा सा अडल्ट कंटेंट, थोड़ा सा ड्रामा, ज़रूरत से ज़्यादा सस्पेंस हो सकता है। इसलिए ये कंटेंट 13 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। 13 जोड़ वाले ध्यान दें, पढ़ना सुनना आपकी जिम्मेदारी है। अगर दिल तेज धड़कने लग जाए तो ठंडा पानी पी लीजिए, कहानी बाद में भी ख़त्म की जा सकती है। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात: कहानी के किसी भी पात्र को अपने बॉस, एक्स, गर्लफ्रेंड, रिश्तेदार या खुद से जोड़ना पूरी तरह आपकी कल्पना होगी। यह कहानी एक 100% फिक्शनल स्टोरी है। दिल की बात और एक वादा। रानी के मंदिर में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा ताकत का था। लिन चेन सिंहासन पर बैठा था, लेकिन सिंहासन अब उसके लिए एक औपचारिकता भर था। उसकी निगाहें नीचे खड़े उन लोगों पर थीं जो अब उसके थे, जिनकी आत्माएं उसके हाथ में थीं। फू चुवान घुटनों के बल खड़ा था। वही फू चुवान जो कभी पूरी जियामा साम्राज्य में डर का नाम था, आज एक साधारण सेवक की तरह सिर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर अब वो लालच नहीं था, बल्कि एक अजीब सी श्रद्धा थी, या शायद डर जो श्रद्धा बन गया था। फू चुवान, लिन चेन की आवाज़ गूंजी। मेरे राजा, आज्ञा करें। फू चुवान ने सिर झुकाकर कहा। लिन चेन ने हाथ हिलाया। उसकी हथेली से निकलकर एक के बाद एक अमूल्य दिव्य सामग्रियां फू चुवान के सामने गिरने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई खजाना बरस रहा हो। जड़ी बूटियां, रत्न, प्राचीन धातुएं, सब कुछ जो इस दुनिया में दुर्लभ समझा जाता था, वो सब उसके सामने ढेर हो गया। ये सब ले, इनसे ऐसी दवाइयां बना जो सबसे ज्यादा काम की हों। तुझे दवाओं की समझ है, इसलिए ये जिम्मेदारी तुझे दे रहा हूं। कर सकता है? फू चुवान की आंखें फटी रह गईं। इतनी सारी दुर्लभ सामग्रियां, वो आज तक सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतना कुछ एक साथ उसके सामने होगा। उसने तुरंत सिर झुकाया। मेरे राजा की आज्ञा का पालन पूरी शक्ति से करूंगा। लिन चेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर उसकी नज़र दूसरे व्यक्ति पर गई। लिन झान, बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, शरीर दुर्बल लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो बता रही थी कि ये आदमी अभी भी हाफ सटेप ड्यूजोंग के लेवल पर था। उसने भी जियामा साम्राज्य के ज्यादातर ड्यूकिंग वॉरियर्स को पीछे छोड़ रखा था। बस उम्र ने उसे रोक रखा था, वो आखिरी कदम नहीं उठा पा रहा था। शायद इसीलिए उसने फूचुवान का साथ दिया था, उम्मीद में कि कोई मौका मिल जाए। तुम थोड़ी देर आराम करो। 15 दिन में सांप लोगों का पूरा कुनबा वॉरियर पर्वत की ओर पलायन करेगा। तुम और कुछ और लोग उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करोगे। लिन झान ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में आभार था, क्योंकि ये काम उसके लिए एक नई शुरुआत थी। लिन चेन ने उसे जाने का इशारा किया। उसकी योजना थी, सांप लोगों का पलायन बेहद जरूरी था, लेकिन अब उसके पास लिन झान और दूसरे ताकतवर योद्धा थे, इसलिए वो खुद इस काम से हट सकता था। उसे एक और काम था, जियामा साम्राज्य जाना था। वहां उसकी एक और पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। नहीं, उससे भी बढ़कर उसे अपने लिन खानदान को और मजबूत करना था। लेकिन उससे पहले एक और चेहरा था जो उसके दिल में बसता जा रहा था। योजक चिन्ह। 7 दिन बाद लिन चेन जियामा साम्राज्य के लिए रवाना हुआ। लेकिन जाने से पहले वो एक गुफा में गया, वहीं जहां उसने एक बार यूली को छोड़ा था। उसने बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा को सब कुछ बता दिया था, ताकि सांप लोगों का पलायन सुगम हो सके। अब वो गुफा के अंदर था। अंदर जाकर उसने देखा यूली बैठी थी, अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वो कुछ सोच रही थी, बहुत गहरा कुछ सोच रही थी। दरअसल जब से लिन चेन गया था, तब से यूली को एक अजीब सी बेचैनी सता रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस आदमी के बारे में सोच रही थी जिससे वो कभी नफरत करती थी। वो यून लान सेक्ट की प्रमुख थी, एक इंसान जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। फिर वो उसके बारे में क्यों सोच रही थी? लेकिन दिल तो दिल है ना। वो कहाँ समझता है कि किससे नफरत करनी है और किससे प्यार। अचानक उसके कानों में एक मधुर आवाज़ गूंजी, मैं जियामा साम्राज्य जा रहा हूँ। तू यून लान सेक्ट चलना चाहेगी? अपने घर जाने का मन करे तो? यू ही चौंक कर उठी। उसकी आंखें लिन चेन पर टिक गईं। उसने सोचा था कि वो कई दिनों बाद आएगा, लेकिन वो यहाँ था। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन अगले ही पल वो शर्मा गई। उसने सिर झुका लिया। हाँ, मैं चाहती हूँ। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। लिन चेन के होंठों पर शैतानी मुस्कान आ गई।
वो आगे बढ़ा और अगले ही पल उसकी बाहों में यूही थी। उसने उसकी कमर पकड़ी, उसके नाजुक शरीर को अपने से लगा लिया। यूही का दिल तेज धड़कने लगा। यून लान सेक्ट चलेंगे, जरूर, लेकिन उससे पहले मैं अंदर देखना चाहता हूँ बच्चे को। लिनचेन की आवाज़ में शरारत थी और उसने यूही को धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। यूही का चेहरा लाल हो गया था। उसने लिनचेन के कोनदार चेहरे को देखा, उसके दिल की धड़कनें अनियंत्रित हो गईं। उसके होंठों से निकला पति देव। आवाज़ इतनी मीठी थी कि लिनचेन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी उंगली उसके होंठों पर रखी, शशशश। फिर उसने सिर झुकाया और यूही के होठों को अपने होठों से छू लिया। धड़क धड़क, यूही का दिल उसके सीने से बाहर निकलने को था। उसके शरीर में गर्मी लहराने लगी, उसका चेहरा ऐसा लाल हो गया जैसे अभी अभी उबलता पानी गिर गया हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी बाहें लिनचेन के गले में जा लिपटीं और इस बार उसने खुद पहल की। वो उसे चूम रही थी। लिनचेन हैरान था, ये पहली बार था जब यूही ने खुद से इतना कुछ किया। वो समझ गया, ये उसके दिल का दरवाज़ा पूरी तरह खुलने का इशारा था। बहुत देर बाद दोनों अलग हुए। यूही का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उससे आंसू निकलने वाले हों, प्यार के आंसू। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था। पति देव, एक बात कहनी है। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, शर्माते हुए। बोलो। जब आप नहीं थे मुझे आपकी याद आई। यूही ने ये बात इतनी मासूमियत से कही, इतनी मीठी आवाज़ में कि लिनचेन की हड्डियां पिघल गईं। उसने उसे और करीब खींच लिया। अच्छा, तो मैं तुम्हें अच्छे से इनाम दूंगा। और फिर वो दिन रात में बदल गया। अगले दिन तक वो गुफा से बाहर नहीं निकले। योजक चिन्ह। दूसरे दिन वॉरियर पर्वत के आसमान में एक नीली रोशनी दौड़ रही थी। ये था कमल का प्लेटफॉर्म, वही जिसमें हजारों सालों से हरी धरती की आग समाई थी। लिनचेन ने उसे इतना बड़ा कर दिया था कि वो 2 बिस्तरों के बराबर हो गया था। वो कमल के पत्ते पर बैठा था और यूही उसकी बाहों में थी। उसके चेहरे पर अब कल जैसी शर्माहट नहीं थी, बल्कि प्यार था, एक ऐसा प्यार जो पूरी तरह स्वीकार किया जा चुका था। उसने अपने मन की बात कह दी थी और अब वो बिना किसी झिझक के लिनचेन की पत्नी थी। यूही, मैं तुम्हें कुछ देना भूल गया था, लिनचेन ने अचानक कहा। क्या? यूही ने आश्चर्य से देखा। लिनचेन ने हाथ घुमाया और एक बैंगनी रंग का क्रिस्टल निकाला जिसमें शुद्ध आग की ऊर्जा थी। वो चमक रहा था जैसे कोई छोटा सा सूरज। बैंगनी क्रिस्टल। यूही हैरान थी। वो यही लेने वॉरियर पर्वत आई थी अपनी शिष्या ना लानयू के लिए। लेकिन तब उसे नहीं पता था कि वो यहाँ आकर खुद लिनचेन की श्रीमती बन जाएगी। शुक्रिया पति देव। उसने बिना झिझक क्रिस्टल ले लिया। पति से शुक्रिया करने में क्या हिफाजत। यूही, अब तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें और ताकतवर बनाऊंगा। जियामा साम्राज्य पहुंचकर मैं कुछ दुर्लभ सामग्रियां जुटाऊंगा और तुम्हारे लिए हुआंग जीपिल बनाऊंगा। लिनचेन ने वादा किया। यूही की आंखें चमक उठीं। हुआंग जीपिल वो ताकतवर दवा थी जो किसी ड्यूकिंग वॉरियर को 1 या 2 स्टार तक सीधा पहुंचा सकती थी। अगर उसे ये मिल गया तो उसकी कल्टीवेशन जबरदस्त बढ़ जाएगी। तो फिर यूही पहले ही शुक्रिया कह देती है। उसने खुशी से कहा, हम पति पत्नी हैं, शुक्रिया शुक्रिया क्या। लिनचेन ने उसे और करीब खींच लिया और उसके हाथ फिर से शरारती हो गए। लेकिन उसने जो वादा किया था वो सिर्फ बातें नहीं थीं। वो खुद तो अल्केमिस्ट नहीं था, लेकिन उसके पास दवाइयाँ थीं और दवाइयाँ होने पर कोई भी अल्केमिस्ट उसके लिए काम कर सकता था। यूही को हुआंग जीपिल देना उसकी मदद का पहला कदम था। आगे चलकर पो जोंग डैन हो या फिर यूही को हुआ जोंग भेजकर ड्यूजुन की विरासत दिलाना, ये सब उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन इसी बीच एक नया मोड़ आने वाला था। योजक चिन्ह। जब दोनों इसी मीठे पल में खोए हुए थे तभी दूर से एक स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर आई। यूही ने तुरंत महसूस किया वो परिचित थी। युलान शान। उसके चेहरे पर हल्की चिंता आ गई। लिनचेन की आंखें भी उस दिशा में गईं। उसके होंठों पर वही ठंडी मुस्कान आ गई। लगता है कोई हमसे मिलने आ रहा है। और अंदाजे से वो बहुत पुराना दोस्त है। यूही का दिल धड़कने लगा। वो जानती थी कि युलान शान उसका पूर्व गुरु अब उसे ढूंढ रहा था। लेकिन वो क्या सोचेगा, वो अपनी प्रमुख को लिनचेन की बाहों में देखकर। डरो मत, लिनचेन ने उसकी ठुड्डी उठाई। तुम मेरी पत्नी हो और मैं किसी को भी तुम्हें सवाल करने की इजाज़त नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। उसकी आवाज़ में इतना दम था कि यूही की सारी चिंता गायब हो गई। उसने लिनचेन की बाहों में और सिमट गई। लेकिन लिनचेन को अभी पता नहीं था, युलान शान अकेला नहीं आ रहा था। उसके साथ एक और शख्स था, वो जो कभी यूही का हाथ मांगने वाला था। और उसने आज वो हाथ लेने की ठान ली थी। नालिन युए और एक नई शुरुआत। जियामा साम्राज्य की राजधानी से बाहर पहाड़ों के बीच एक अलौकिक पर्वत खड़ा था, जैसे कोई तलवार आसमान को चीरती हुई ऊपर उठी हो। ये था यूनलान सेक्ट, जियामा साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत। यहाँ तक कि शाही परिवार भी इससे कांपता था। हरी रोशनी की एक लकीर आसमान से यूनलान सेक्ट के अंदर उतरी। कमल के उस विशाल प्लेटफॉर्म पर 2 शख्सियतें थीं, लिनचेन और यूही। उतरते ही यूही की नज़रें पूरे सेक्ट पर फैल गईं।
सब कुछ वैसा ही था। चेलों की टोलियां, प्रशिक्षण के मैदान, वो पुरानी इमारतें, उसे लगा जैसे वो कल ही यहाँ से गई हो। यूनलान सेक्ट वाकई में शानदार है, लिन चेन ने नीचे देखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तभी सेक्ट के प्रमुख हॉल से एक बुजुर्ग शख्स बाहर निकला, युन शाओ। वो तेजी से उनके पास आया। लिन चेन दाओ यू, स्वागत है। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी श्रद्धा थी जो सिर्फ लिन चेन समझ सकता था। युन शाओ, काफी दिनों बाद मिले। लिन चेन ने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े। उसने पहले ही युन शाओ को निर्देश दे रखा था कि यूई के सामने सोल स्लेव वाली बात न खुलने पाए। गुरुदेव, यूई ने खुशी से पुकारा। उसकी आवाज़ में वो बचपन वाली मासूमियत थी, जैसे वो अभी भी वही छोटी सी चेला हो जो पहली बार यूनलान सेक्ट आई थी। यूई वापस आ गईं, युन शाओ ने भी मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में सच्ची खुशी थी। भले ही वो लिन चेन का सोल स्लेव था, लेकिन यूई अब भी उसकी सबसे प्यारी चेला थी। यूई ने चारों तरफ नजर दौड़ाए। उसकी आंखें एक को ढूंढ रही थीं। यूए कहाँ है? मैं उसे कहीं देख नहीं पा रही। युन शाओ ने गहरी सांस ली। जब आप गायब हुई तो यूए ने कई दिनों तक रोया। उसे लगा कि आपको कुछ हो गया है। मैंने उसे समझाया कि आप ठीक हैं, लेकिन उसे यकीन ही नहीं हुआ। अब वो दिन भर अपने कमरे में बंद रहती है, किसी से मिलना नहीं चाहती। यूई का दिल बैठ गया। मैं अभी उससे मिलती हूँ। उसने हाथ घुमाकर बैंगनी क्रिस्टल निकाल लिया, वही जो उसने लिनचेन से लिया था। उसकी हथेली पर बैंगनी रोशनी फैल रही थी, जैसे कोई छोटा सा चांद। यूए को ये देना है। इससे फू चुवान उसके लिए दवा बना सकेगा। लिनचेन ने सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर खुजाया। उसने सोचा, फू चुवान तो अब सांपों के कुनबे में उसके लिए दवाइयाँ बना रहा है। उसे नालन यूए के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा। चलो, मैं भी चलता हूँ। तुम्हारी चेला से मिलना भी तो जरूरी है। लिनचेन ने यूई का हाथ थाम लिया। दोनों चल पड़े। जल्द ही वो एक कमरे के दरवाजे के सामने खड़े थे। यूई ने धीरे से आवाज़ लगाई, यूए, दरवाज़ा खोलो, मैं वापस आ गई हूँ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे दरवाज़ा खुला। दरवाजे के पीछे एक लड़की खड़ी थी, चांदी सफ़ेद वस्त्र पहने, कद काठी, नाजुक, चेहरा बिल्कुल गुड़िया जैसा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू की दो लकीरें अभी अभी सूखी थीं। यूई को देखते ही उसकी आंखों में फिर से पानी भर आया। गुरुदेव, वो फूट पड़ी। एक ही झपट में यूई की बाहों में समा गई। उसने अपने गुरु को इतनी मजबूती से पकड़ा जैसे उसे फिर से खोने का डर हो। उसके कंधे कांप रहे थे। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने बैंगनी क्रिस्टल न मांगा होता तो आपको कुछ नहीं होता। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। यूए रोते रोते बोल रही थी। यूई के गायब होने के बाद उसने जो दिन गुजारे थे, उनमें रोना ही रोना था। अगर युन शाओ ने खुद जाकर न बताया होता कि यूई ठीक है, तो शायद वो आज तक रो रही होती। नादान लड़की, मैं तो ठीक हूं ना? यूई ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। देर इसलिए हुई क्योंकि मैं कुछ जरूरी काम में थी। देख, ये क्या है? उसने हाथ दिखाया। बैंगनी क्रिस्टल चमक रहा था। नालन यूई की आंखें फटी रह गईं। उसने क्रिस्टल की तरफ देखा, फिर यूई की तरफ, फिर क्रिस्टल की तरफ। ये बैंगनी क्रिस्टल? हाँ, ले ले। इससे फू चुवान तेरे लिए वो दवा बना देगा जो तेरी कल्टीवेशन बढ़ाएगी। नालन यूए ने क्रिस्टल लिया, लेकिन उसकी नज़र अब लिन चेन पर टिक गई थी। वो अब तक उसे देख रही थी, ये अजनबी आदमी जो उसके गुरु के साथ आया था। गुरुदेव, ये? उसने संकोच से पूछा। यूई ने मुस्कुराकर लिन चेन की बाह पकड़ ली। ये है तेरा गुरुपति लिन चेन। जब मैं दूर थी, ये मेरे साथ थे। हमारी शादी हो चुकी है। क्या शादी? नालन यूए की आंखें इतनी बड़ी हो गईं जैसे उसने कोई चमत्कार देख लिया हो। उसके दिमाग में सब कुछ घूम गया। वो यूई को जानती थी, बर्फ की तरह ठंडी, किसी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी चेला यूए से प्यार करने वाली। और वो शादी कर ली। किसी से? लिन चेन ने आगे बढ़कर बेहद गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, यूए, तुम्हारे गुरु ने अक्सर तुम्हारे बारे में बताया है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो धूप की तरफ मुंह किए खड़ा था। उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर ऐसे खिली जैसे बसंत की हवा पहाड़ों से गुजर रही हो। नालन यूए ने उसकी तरफ देखा और उसे लगा जैसे उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। गुरुपति उसके मुंह से निकल गया। उसने तुरंत शर्मा कर नजरें नीचे कर लीं। अच्छा यूए, तू अभी आराम कर। मैं अपने पति को पूरे सेक्ट में घुमा लाती हूँ। यूई ने कहा। जी। नालन यूए कमरे में वापस चली गई, लेकिन दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने एक बार फिर लिन चेन की तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी लाल था। लिन चेन ने यूई का हाथ थामा और दोनों सेक्ट में घूमने निकल गए। उनके आते ही सेक्ट में हलचल मच गई। प्रमुख वापस आ गईं, और वो भी एक पति के साथ। चेलों ने कानाफूसी शुरू कर दी, लेकिन लिन चेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो यूई के साथ उसकी पुरानी यादों की गलियों में घूम रहा था। यहाँ मैंने पहली बार तलवार चलाना सीखा था, यूई कह रही थी। उसकी आंखों में बचपन की चमक थी। और यहाँ पहली बार गिरी थी। लिन चेन ने एक पुराने पेड़ की तरफ इशारा किया। तुम्हें कैसे पता? यूई हैरान थी। अंदाज़ा? लिन चेन ने मुस्कुराकर उसकी उंगलियां दबा दीं। योजक चिन्ह।
शाम होते होते जियामा साम्राज्य के शाही महल में एक खबर पहुंची, यूई वापस आ गई हैं और वो एक पति भी लेकर आई हैं। शाही परिवार में हड़कंप मच गया, लेकिन शाही संरक्षक, जो दरअसल लिन चेन का ही आदमी था, ने इस खबर पर कोई हैरानी नहीं दिखाई। उसने तुरंत एक पत्र लिखवाया, ये निमंत्रण पत्र यून लानसेक पहुंचा दो। उसने हाथ जोड़े। उसके दिमाग में लिन चेन का एक ही आदेश था, याओये से शादी करनी है। लेकिन लिन चेन को अभी पता नहीं था, याओये का हाथ मांगना उसके लिए एक और युद्ध खड़ा करने जैसा था, क्योंकि शाही परिवार के अंदर ही एक ऐसा शख्स था जो याओये को बचपन से चाहता था और वो अब चुप नहीं बैठने वाला था। वो शादी जो किसी को रास नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह सवेरे ही यून लिंग सेक्ट में शहनाइयाँ बजने लगी थीं। हर तरफ रौनक थी, हर तरफ खुशियां थीं, कम से कम दिखने में तो ऐसा ही लग रहा था। यून शाओ के हाथ में एक सोने का पत्र आया था, शाही परिवार की तरफ से शादी का निमंत्रण। उन्होंने चुपचाप उसे अपने पास रख लिया। फिर जब मौका मिला, जब लिन चेन अकेले थे, तो वो घुटनों के बल बैठ गए और वही पत्र उनके सामने रख दिया। मेरे राजा, ये जिया मिंग शाही परिवार की तरफ से निमंत्रण है। वे याओ यू से आपकी शादी करवाना चाहते हैं। आपकी क्या आज्ञा है? यून शाओ ने सिर झुकाकर पूछा। लिन चेन ने पत्र उठाया, एक नज़र देखा और फिर रख दिया। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। मुझे पता है, शाही परिवार को जवाब दे दो कि शादी की तारीख वे खुद तय करें, फिर मुझे सूचित करें। जैसी आज्ञा। यून शाओ उठा और तुरंत काम में लग गया। योजक चिन्ह। दूसरी तरफ जिया मिंग शाही महल, राजकुमारी का कक्ष। राजकुमारी, कुछ तो खा लीजिए, इतने दिनों से कुछ नहीं खाया, आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा। दासी की आवाज़ में मिन्नतें थीं, लेकिन याओ यू का चेहरा उतना ही पत्थर जैसा था जितना पिछले कई दिनों से था। उसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन उसकी आंखों में वही जिद थी, वही आग थी जो कभी उसे सेना की कमान संभालने वाली बहादुर राजकुमारी बनाती थी। उसने खाने से इनकार कर दिया था। भूख हड़ताल, यही उसका हथियार था। मैं किसी राक्षस से शादी नहीं करूंगी। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन इरादा पत्थर की तरह सख्त। अगर दादा ने अपना फैसला वापस नहीं लिया, तो मैं एक दिन भी नहीं खाऊंगी। भूखों मर जाऊंगी, लेकिन किसी राक्षस की पत्नी नहीं बनूंगी। बंद करो ये बकवास। एक गरजती हुई आवाज़ ने पूरे कमरे को हिला दिया। दरवाजे पर जिया शियान खड़ा था, शाही संरक्षक, वही बूढ़ा जो कभी पूरे साम्राज्य की रीढ़ हुआ करता था। लेकिन आज उसकी आवाज़ में गुस्से से ज्यादा लाचारी थी। ये क्या हरकत है? मेरे राजा के लिए इतना बड़ा अपमान। दादा, आपको क्या हो गया है? याओ यू ने आंखें फाड़कर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो दादा हमेशा शाही परिवार की इज्जत को सबसे ऊपर रखता था, वो आज उसे किसी अजनबी के हवाले करने को तैयार कैसे हो गया। आप खुद कहते थे हमारे खून में शाही अगरूर है, और आज आप मुझे किसी राक्षस के पास भेज रहे हैं। जिया शियान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन जुबान पर ताला लगा हो। तू नहीं समझेगी, वो राजा कोई साधारण आदमी नहीं है। उसकी ताकत इतनी है कि वो किसी को भी मनवा सकता है। उससे शादी करना तेरे लिए सम्मान की बात है और पूरे जिया मिंग साम्राज्य के लिए गौरव की। भूख हड़ताल जैसे बचकाने हथकंडे मत दिखा। कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी हूँ। याओ यू ने आंखें बंद कर लीं। आप चाहे जो करें, मैं नहीं मानूंगी। जिया शियान ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। राजा को न्योता भेज दिया गया है। जल्द ही तुम्हारी शादी की रस्म होगी। उससे पहले तू इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। उसने पलटकर पहरेदारों की तरफ देखा, इसे अच्छी तरह देखना, कहीं बाहर न जाने पाए। और वो चला गया। याओ यू उसी जगह पड़ी रही, उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर लुढ़क गया। योजक चिन्ह। समय बीतता गया, दिन बीतते गए। पिछले 10 दिनों में लिन चेन और यू ही एक साथ थे। ज्यादातर वक्त यूई के कक्ष में ही बीता, दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे और कोई उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। जब तक एक शाम यून शाओ ने आकर खबर नहीं दी, मेरे राजा, कल शादी का दिन तय हुआ है। लिन चेन ने सिर हिलाया। उसने यूई से विदा ली और यून शाओ द्वारा उसके लिए तैयार किए गए दूसरे महल में चला गया, जहां उसकी दूल्हे वाली पोशाक रखी थी। कांसे के आईने के सामने खड़ा था वो। लाल रंग का दूल्हे का चोगा, सिर पर सोने का सा मुकुट, उसे देखकर खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। पहली शादी, उसने मन ही मन सोचा। उसके होंठों पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सी गहराई थी। उसे पता था कल की शादी में शाही परिवार ने पूरी राजधानी के तमाम ताकतवर लोगों को बुलाया था। ये शादी जिया मिंग साम्राज्य के हाल के सालों की सबसे बड़ी रौनक थी। हर कोई देखना चाहता था कि आखिर वो कौन है जिसने यून लिंग सेक्ट की प्रमुख का दिल जीता और अब शाही परिवार की राजकुमारी से शादी कर रहा है। लेकिन लिन चेन को पता था असली खेल अभी बाकी था। योजक चिन्ह। शादी का दिन। सुबह से ही यून लिंग सेक्ट में जगमगाहट थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, हर तरफ बजती शहनाइयाँ। आसमान में शाही परिवार की तरफ से बड़े बड़े फाइटिंग मास्टर अपनी ड्यू एनर्जी से रंग बिरंगे फूलों के समंदर बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खिल उठा हो।
युनलिंग सेक्ट की तरफ से युन शाओ खुद खड़े थे। उनके इशारे पर सेक्ट के ताकतवर योद्धाओं ने एक सुनहरे ड्रैगन का आभासी रूप बनाया जो आसमान में उड़ रहा था, जैसे सच में कोई ड्रैगन शादी का गवाह बनने आया हो। नीचे खड़े चेले हैरान थे। वाह, सेक्ट प्रमुख के पति की शादी है, इतनी धूम। एक तरफ सेक्ट प्रमुख, दूसरी तरफ शाही राजकुमारी, हमारे गुरुपति का तो कहना ही क्या। ऐसी जिंदगी किसे नहीं चाहिए होगी। कानाफूसियां हो रही थीं, लेकिन सबकी नज़रें उस लाल पोशाक वाले शख्स पर थीं जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। तभी दूर से आवाज़ें गूंजने लगीं। मिटेल परिवार के मुखिया की तरफ से गुरुपति को शादी की बधाई। नालन परिवार के मुखिया की तरफ से गुरुपति को शादी की बधाई। मू परिवार के मुखिया की तरफ से गुरुपति को शादी की बधाई। एक के बाद एक बड़े बड़े परिवारों के मुखिया खुद उड़ते हुए युनलिंग सेक्ट पहुंच रहे थे। सबके हाथ में तोहफे थे, सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन सबके दिल में एक ही सवाल था। सेक्ट प्रमुख के पति शादी कर रहे हैं, लेकिन दुल्हन सेक्ट प्रमुख नहीं है। हाँ, ये सबसे अजीब बात थी। यूई ना सिर्फ इस शादी से कोई एतराज़ नहीं कर रही थी, बल्कि वो खुद इस पूरे आयोजन में मदद कर रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा रिश्ता है। लेकिन शादी की तारीख तय थी, न्योते भेजे जा चुके थे, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। लिन चेन ने खुद घोड़ी पर सवार होकर बारात की अगुवाई की। उसके पीछे पूरी बारात थी, हाथियों पर सजे बैंड बाजे, आसमान में उड़ते फूल और हर तरफ शहनाई की आवाज़। वो सीधा शाही महल पहुंचा। योजक चिन्ह। शाही महल के दरवाजे पर जियाशियान खड़ा था। लिन चेन को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। वो आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, मेरे राजा, शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। लिन चेन ने हाथ हिलाकर उसे उठाया। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। राजकुमारी को बाहर लाओ। जियाशियान ने तुरंत दासियों को इशारा किया। योजक चिन्ह। राजकुमारी के कक्ष में याओ यू लाल जोड़े में सजी थी। उसके सिर पर घूंघट था, चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी देह से एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी। वो बिल्कुल स्थिर थी, क्योंकि जियाशियान ने उसकी शक्ति को सील कर रखा था। वो बस बिस्तर के किनारे चुपचाप बैठी थी। दासियों ने दरवाज़ा खटखटाया। राजकुमारी, शुभ घड़ी आ गई, अब डोली में सवार होने का समय है। याओ यू का शरीर कांपा। उसने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई। रुको, अभी नहीं। दासियां घबरा गईं। राजकुमारी, हमें महाराज का आदेश है, हमें माफ़ कर दीजिए। वो आगे बढ़ी, याओ यू को उठाने ही वाली थी कि पग पग पग, बाहर से धीमे धीमे पैरों की आहट आए। वो आहट बिल्कुल अलग थी, भारी लेकिन शांत, जैसे कोई शेर अपने शिकार को घेर रहा हो। याओ यू ने वो आहट सुनी और उसके चेहरे पर पहली बार एक राहत भरी मुस्कान आ गई। आखिरकार वो आ गया, उसने फुसफुसा कर कहा। लेकिन वो कौन था, और वो आहट किसकी थी? वो सेना जो दुल्हन के लिए आई, और वो ताकत जिसने सबको झुका दिया। शाही राजधानी के बाहर धूल के बादल उड़ रहे थे। जमीन कांप रही थी। हजारों घोड़ों के खुरों की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई तूफान आ रहा हो। ये कोई साधारण सेना नहीं थी। ये वो सेना थी जिसे याओ यू ने खुद संभाला था। वो सेना जिसने उसकी अगुवाई में कई बार दुश्मनों को धूल चटाई थी। और आज वो सेना अपनी राजकुमारी को बचाने आई थी। 10 दिन पहले जब जियाशियान ने याओ यू को नज़रबंद किया था, तो उसने चुपके से एक पत्र लिखकर सीमा पर तैनात अपने वफादार सेनापतियों तक पहुंचा दिया था। उस पत्र में सिर्फ एक लाइन थी, मुझे बचाओ। और आज वो लोग आ गए थे। हजारों सैनिक, सैकड़ों घुड़सवार, और सबसे आगे वो सेनापति जिन्होंने याओ यू के साथ मिलकर दुश्मनों के खून से अपनी तलवारें रंगी थीं। उनके चेहरों पर जोश था, आंखों में जुनून था। वो अपनी राजकुमारी को वापस लेकर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी राजधानी दहल उठी। योजक चिन्ह। शाही महल के बुर्ज पर जियाशियान खड़ा था। उसका चेहरा देखते ही बनता था काला बादल की तरह स्याह। उसने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, ये लड़की, मैं भूल ही गया था कि सेना में उसका कितना दबदबा है। मुझ बूढ़े से भी ज्यादा उसकी बातें वहां मानी जाती हैं। उसकी नज़रें घूमकर लिनचेन पर जा टिकीं, जो घोड़े पर बैठा बिल्कुल शांत खड़ा था। जियाशियान ने सोचा, अगर मेरे राजा ने जरा भी नाराजगी दिखाई तो मैं उन सेनापतियों के सिर काट कर रख दूंगा, चाहे सेना ही क्यों न हो जाए। योजक चिन्ह। शादी में आए हुए मेहमानों की नज़रें भी अब उस सेना पर थीं। मिटेल परिवार का मुखिया मिटेल तेंगशान ने कानाफूसी की, भाई, ये क्या हो रहा है? राजकुमारी की शादी में उसकी अपनी सेना ऐसे आ रही है जैसे युद्ध पर जा रहे हों। ये बधाई देने नहीं आए, ये राजकुमारी को छीनने आए हैं। नालन जी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तो मतलब राजकुमारी ये शादी खुशी से नहीं मान रही? फामा अल्केमिस्ट गिल्ड के प्रमुख ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल, और अब देखना यह है कि लिन चेन इस मुश्किल का क्या हल निकालता है। इतनी बड़ी सेना ड्यू किंग भी अकेले नहीं झेल सकता। सबकी नज़रें अब लिन चेन पर थीं। वो घोड़े पर बैठा था, उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे उसे इस बात की कोई फिक्र ही नहीं थी कि उसके सामने हजारों की सेना खड़ी है। योजक चिन्ह। लिन चेन ने घोड़े से उतरकर आसमान की तरफ देखा। फिर उसने एक कदम हवा में रखा।
वो कदम खाली हवा में टिक गया। दूसरा कदम और वो जमीन से ऊपर था। वो धीरे धीरे, कदम दर कदम, हवा में चढ़ता जा रहा था जैसे कोई अदृश्य सीढ़ियां हों। खाली हवा में कदम, ये तो ड्यूज़ोंग की निशानी है। फामा की आवाज़ कांप उठी। उसकी आंखें फटी रह गईं। मिटेल तेंगशान का मुंह खुला का खुला रह गया। नालन जी की उंगलियां कांपने लगीं। ड्यूज़ोंग, ये आदमी ड्यूज़ोंग है। जियामा साम्राज्य में इतने सालों से ड्यूज़ोंग पैदा नहीं हुआ, और ये। अब समझ आया यूही ने इसकी दूसरी शादी क्यों मान ली। हर तरफ से सिसकारियां उठ रही थीं, लेकिन लिन चेन को इनसे कोई मतलब नहीं था। वो हवा में खड़ा था, नीचे उस विशाल सेना को देख रहा था। उसकी आंखों में वही ठंडक थी जैसे वो सैनिकों को नहीं, बल्कि चींटियों का एक समूह देख रहा हो। उसने अपना मुंह खोला और उसकी आवाज़ गरज के साथ पूरे मैदान में गूंज गई। आज मेरी शादी का दिन है, और तुम लोग इतनी बड़ी सेना लेकर आ गए। क्या ये बधाई देने का तरीका है? आवाज़ इतनी गहरी थी, इतनी भारी, कि नीचे खड़े सैनिकों के कानों में सनसनी पैदा हो गई। और फिर उसने अपनी प्रेशर रिलीज कर दी, जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उसके शरीर से एक ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर निकली जिसने पूरे आसमान को हिला दिया। वो प्रेशर ड्यूज़ोंग का असली रूप नीचे की तरफ दबाव डालने लगा, जैसे कोई अदृश्य पहाड़ उन सैनिकों के सिर पर रख दिया गया हो। पग पग पग, घोड़े पहले चिल्लाए, फिर वो एक एक कर गिरने लगे। उन पर सवार सैनिक धड़ाधड़ जमीन पर गिर पड़े जैसे कोई ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। हजारों की सेना, जो अभी तक गर्जना कर रही थी, अब सन्नाटे में तब्दील हो गई। कोई उठ नहीं पा रहा था, कोई हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। कुछ सैनिकों के मुंह से खून आ रहा था, सिर्फ प्रेशर के कारण। सेनापति जो ड्यूवांग लेवल के थे, वो भी घुटनों के बल गिर गए थे। उनके चेहरे पर डर था, ऐसा डर जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। ये क्या है? एक सेनापति की आवाज़ फटी हुई थी। ड्यूज़ोंग, ये ड्यूज़ोंग की ताकत है, हम इसके सामने कुछ भी नहीं, दूसरे ने कांपते होठों से कहा। लिन चेन ने ऊपर से नीचे देखा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी उदासी थी। आज मेरी शादी है, खून नहीं बहाना चाहता। अगर तुम लोग वापस चले गए तो मैं भूल जाऊंगा कि आज क्या हुआ। उसकी आवाज़ फिर से गूंजी, लेकिन अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं तुम सबको वहीं मिट्टी में मिला दूंगा। सन्नाटा। फिर सेनापतियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके होंठ कांप रहे थे। एक बुजुर्ग सेनापति ने घुटनों के बल ही सिर उठाया और राजमहल की तरफ देखा जहां याओ यू कैद थी। उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। राजकुमारी, हम आपको नहीं बचा पाए, अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए हमें माफ़ कर देना। फिर उसने लिन चेन की तरफ देखा। हम वापस जा रहे हैं। एक एक कर सेनापति उठे। उन्होंने अपने सैनिकों को उठाया। घोड़े अभी तक कांप रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सब वापस लौटने लगे। हजारों की सेना, जो धूल उड़ाती हुई आई थी, अब धीरे धीरे उसी धूल में समाती जा रही थी। योजक चिन्ह। राजकुमारी के कक्ष में याओ यू ने सब सुना था। वो खिड़की के पास खड़ी थी, हालांकि उसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आवाज़ें उस तक पहुंच रही थीं। लिन चेन की गर्जना, सेनापति की दहाड़, और फिर सन्नाटा। और फिर उसने सुना घोड़ों के खुरों की आवाज़ें दूर जा रही थीं। वो जा रहे थे। उसकी सेना, उसकी आखिरी उम्मीद, वापस जा रही थी। याओ यू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो दीवार से लगकर सहारा लेती हुई नीचे बैठ गई। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बह रहे थे। वो भी हार गए, उसने फुसफुसाया। वो ताकत, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं। उसने अपनी मुट्ठी बांधी, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी। वो जिस ताकत पर इतना गर्व करती थी, सेना, सैनिक, उसकी रणनीतियाँ, वो सब उस आदमी के सामने धूल में मिल गया था। सिर्फ उसकी एक आवाज़ से। योजक चिन्ह। बाहर लिन चेन वापस घोड़े पर आ बैठा था। उसका चेहरा फिर से वैसा ही शांत था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने जिया शियान की तरफ देखा और मुस्कुराया। जिया शाओ, राजकुमारी को बाहर लाओ। जिया शियान ने सिर झुकाया और तुरंत दासियों को इशारा किया। योजक चिन्ह। राजकुमारी का कक्ष। 2 दासियां अंदर आईं। याओ यू लाल जोड़े में सजी बैठी थी, घूंघट डाला हुआ, चेहरा छिपा हुआ। उसके हाथ गोद में रखे थे, लेकिन वो कांप रहे थे। राजकुमारी, चलिए। दासियों ने उसे उठाया। याओ यू ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी ताकत अभी भी सील थी, वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो चुपचाप उनके साथ चल दी। बारात के सामने पहुंची तो लिन चेन घोड़े से उतरा। उसने दासियों को हाथ हिलाकर हटा दिया। फिर उसने अपनी हथेली पर हल्की सी ड्यू एनर्जी बनाई, एक कोमल लहर जो याओ यू को उठाकर डोली तक ले गई। उसने उसे डोली में बैठाया, बिल्कुल सहलाते हुए, जैसे कोई नाजुक फूल हो। फिर वो वापस घोड़े पर सवार हुआ और बारात युनलिंग सेक्ट की तरफ बढ़ चली। योजक चिन्ह। युनलिंग सेक्ट में शाम ढल रही थी। लिन चेन ने याओ यू को अपने महल में पहुंचाया। उसने उसे बिस्तर के पास बैठाया, उसकी ठंडी और कांपती हुई हथेली को अपने हाथों में ले लिया। उसकी आवाज़ बहुत ही नर्म थी। अब हमारी शादी का समय आ गया है।
घूंघट के नीचे याओ यू की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, गुस्सा करना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। लिनचेन ने धीरे से उसकी ठुड्डी पकड़ी और घूंघट की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन तभी उसने महसूस किया याओ यू का शरीर बिल्कुल अकड़ गया था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वो डर रही थी। लिनचेन ने हाथ रोक लिया। उसने गहरी सांस ली। तुम डरती हो? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था। याओ यू ने कोई जवाब नहीं दिया। लिनचेन मुस्कुराया, लेकिन ये मुस्कान उसकी वैसी शैतानी मुस्कान नहीं थी। ये कुछ और थी। तुम्हारी सेना आई, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, मैं समझ सकता हूँ। याओ यू को यकीन नहीं हुआ। उसने घूंघट के नीचे से झांका। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। लिनचेन ने उसकी हथेली पर अपनी उंगली फेरी। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारी सेना को झुका दिया। हाँ, मैं तुम्हारे दादा को भी अपनी बात मनवा सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता। याओ यू ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार कुछ और था, हैरानी, यकीन न कर पाना। तो आप? उसकी आवाज़ फूटी। मैं तुम्हें वक्त दूंगा। लिनचेन ने उसका हाथ छोड़ दिया और खड़ा हो गया। आज रात मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तुम आराम करो। जब तुम तैयार हो जाओ तब बताना। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। याओ यू ने उसकी पीठ देखी और पहली बार उसके दिल में कुछ हलचल हुई। वो सोच रही थी, ये आदमी जिसने आज हजारों की सेना को सिर्फ अपनी आवाज़ से झुका दिया, वो मेरे सामने इतना नर्म कैसे हो सकता है। रुको, उसके मुंह से निकल गया। लिनचेन रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। याओ यू ने अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो जिद नहीं थी, बल्कि कुछ और था। कुछ जो वो खुद नहीं समझ पा रही थी। मैं आपको नहीं समझ पा रही हूँ, उसने कहा। लिनचेन मुस्कुराया। समझने में वक्त लगता है, यूएर, और वक्त हमारे पास है। वो दरवाजे से बाहर चला गया। याओ यू अकेली रह गई। उसने अपने हाथों को देखा जिन्हें लिनचेन ने थामा था। उनमें अभी भी उसकी गर्माहट थी। लेकिन उसे नहीं पता था, ये शादी सिर्फ शुरुआत थी। क्योंकि जियामिंग साम्राज्य के अंदर ही एक और शख्स था जो इस शादी से खुश नहीं था। और वो अब चुप नहीं बैठने वाला था। वो रात जो सब कुछ बदल गई। याओ यू का नाजुक शरीर कांप रहा था। उसने चारों तरफ फैली उस अजीब सी ऊर्जा को महसूस किया, वो ऊर्जा जो उसके दादा को भी झुका सकती थी, वो ऊर्जा जिसने आज हजारों की सेना को धूल चटा दी थी। और आज वो ऊर्जा उसके आसपास थी, न दबाव के रूप में, न डर के रूप में, बस एक एहसास के रूप में। उसने सोचा था कि सेना उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने 10 साल सीमा पर बिताए थे, दुश्मनों को धूल चटाई थी, अपने सैनिकों के दिलों में राज किया था। लेकिन आज वो सारी ताकत एक आवाज़ में बिखर गई। वो सेनापति जो कभी उसके इशारे पर मर मिटने को तैयार रहते थे, आज वो भी लिनचेन के सामने घुटनों पर गिर गए थे। क्या मैं गलत थी? उसने मन ही मन सोचा। क्या वाकई में ताकत का यही मतलब होता है? उसके सिर पर घूंघट था। वो लिनचेन को देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी कल्पना में वो एक विशालकाय राक्षस था, जैसा उसने बचपन में सुना था। कोई भयंकर दानव जिसके एक हाथ में पहाड़ उठाने की ताकत हो। उसका शरीर डर से अकड़ गया था, हाथ कांप रहे थे, उसे पता नहीं था कि उन्हें रखे कहाँ। यूएर, लिनचेन की आवाज़ बहुत करीब से आई। उसकी उंगलियां घूंघट के दोनों कोनों पर टिक गईं। याओ यू की सांसें थम गईं। घूंघट हटा। याओ यू ने आंखें बंद कर लीं। वो डर रही थी कि कहीं वो जो देखेगी वो उसे और डरा न दे। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो वो देखती ही रह गई। लिनचेन उसके सामने था, उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग। न कोई राक्षस, न कोई बूढ़ा। उसके सामने एक जवान था, गोरे चेहरे वाला, घनी बाहों वाला, होठों पर हल्की मुस्कान लिए। उसकी आंखों में वो क्रूरता नहीं थी जो उसने दिन में देखी थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। यूए, तुम बहुत खूबसूरत हो। लिनचेन की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। याओ यू का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, ये वही आदमी है जिसने आज हजारों की सेना को झुकाया। ये वही है जिसके एक इशारे पर मेरे दादा कांपते हैं। उसकी आंखें लिनचेन के चेहरे पर टिक गईं। वो देखती रह गई, उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। उसके दिल में शादी के खिलाफ जो जिद थी, वो धीरे धीरे पिघलने लगी। मैंने आपको देख लिया है, उसने संकोच से कहा। लिनचेन हंस पड़ा। इतनी औपचारिकता? आज के बाद मैं तुम्हारा पति हूँ। उसने याओ यू के पास बैठते हुए कहा, अब देर हो गई है, हमें आराम करना चाहिए। याओ यू का शरीर फिर से अकड़ गया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। साहब, हम अभी एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। जानने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, यूएर। लिनचेन ने उसकी ठुड्डी उठाई और उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। याओ यू का दिल धड़क रहा था। वो कुछ सोच पाती उससे पहले लिनचेन के हाथों ने उसकी शादी की लाल पोशाक को सरकाना शुरू कर दिया। एक एक कर परतें हटती गईं, जैसे कोई फूल अपनी पंखुड़ियां खोल रहा हो। याओ यू की आंखें बंद थीं। उसका चेहरा गुलाबी हो गया था, शर्माते हुए उसकी गर्दन तक लाली फैल गई थी। लिनचेन ने उसे देखा।
उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी, उसकी बाहें नाजुक थीं, उसके लंबे पैर चांदनी में चमक रहे थे। उसने देखते हुए कहा, जियामिंग साम्राज्य की राजकुमारी, सच में बेमिसाल हो। फिर वो आगे बढ़ गया। पर्दे गिर गए, दो परछाइयां एक दूसरे में समा गईं। जियामिंग शाही परिवार के बगीचे में जो फूल कभी खिला ही नहीं था, वो आज खिल उठा, लाल आग की तरह, बेहद खूबसूरत। योजक चिन्ह। 1 घंटे बाद कमरे में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा सुकून का था। याओ यू लिनचेन की बाहों में दुबकी हुई थी। उसकी आंखें शर्माती हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। पति देव, उसने धीमी आवाज में कहा। लिनचेन ने उसके बालों को सहलाया। उसने देखा, याओ यू ने अब अपनी किस्मत मान ली थी। बल्कि शायद वो खुश भी थी। एक खूबसूरत, ताकतवर पति, इससे बुरी शादी तो नहीं थी। बस एक चीज थी, लिनचेन के बारे में जो उसने सुना था वो सच निकला। वो बदले हुए जानवर थे और उनमें कुछ जानवरीय खासियतें बाकी थीं। कुछ जगहें वाकई बहुत बड़ी थीं। याओ यू ने सोचा और उसका चेहरा और लाल हो गया। यूएर, लिनचेन ने उसकी ठंडी गर्म जांघों पर हाथ फेरते हुए कहा, अब से तुम मेरी औरत हो। जब तुम मुझे बेटा दोगी या बेटी, तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। और जियामिंग का शाही परिवार भी फलेगा फूलेगा। याओ यू की आंखें चमक उठीं। तोहफों से ज्यादा उसे खुशी उस बात से हुई कि लिनचेन उसके परिवार की रक्षा करेगा। उसने सिर झुकाया, शुक्रिया पति देव। शुक्रिया करने की जल्दी मत करो। लिनचेन के होंठों पर वही शैतानी मुस्कान आ गई। उससे पहले मुझे और मेहनत करनी होगी। वो फिर से आगे बढ़ा। पर्दे फिर गिरे। योजक चिन्ह। समय बीतता गया, 1 महीना बीत गया। पूरे 1 महीने में लिनचेन ने याओ यू को कहीं नहीं जाने दिया। वो दोनों कमरे में ही रहे। सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, लिनचेन अपने लिन खानदान को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। इस दौरान उसने यूनलिंग सेक्ट के अल्केमिस्टों से याओ यू के लिए ढेरों दवाइयां बनवाईं, ताकत बढ़ाने वाली, शरीर सुधारने वाली। क्योंकि याओ यू की कल्टीवेशन लेवल इतनी नहीं थी कि वो इतना सब सहन कर पाती। लेकिन दवाइयों की बदौलत वो हर दिन और मजबूत होती जा रही थी। लिनचेन की मेहनत रंग लाने वाली थी। आज सुबह थी। लिनचेन ने सोचा, सुबह का वक्त सबसे अच्छा होता है, चलो आज फिर से। वो याओ यू की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी। डिंग। पता चला है कि याओ यू होस्ट के खून से गर्भवती है, इनाम वितरित किए जा रहे हैं। लिनचेन की आंखें एकदम चमक उठीं। वो ठिठक गया। उसका मुंह खुला रह गया। हो गया, उसने खुशी से लगभग चिल्लाते हुए कहा। 1 महीने की मेहनत रंग लाए। उसने याओ यू की कमर और पेट के निचले हिस्से पर हाथ फेरा, मानो वहां पहले से ही कुछ महसूस कर रहा हो। और फिर वो आवाज़ें आती रहीं। डिंग। होस्ट को मिला। हेवन लेवल प्राइमरी फाइटिंग स्किल, अंडरवर्ल्ड फिंगर। सहायक प्रशिक्षण विधि, ड्रैगन एंड फीनिक्स हार्मनी टेक्निक। एनलाइटनमेंट, 1 स्टार ड्यू जोंग रियल्म। 4थे ग्रेड की दवाइयाँ, 2000। 5वें ग्रेड की दवाइयाँ, 1000। लिनचेन की आंखें और चमकती गईं। हेवन लेवल की फाइटिंग स्किल। उसके पास पहले से सोल अटैक वाली स्किल तो थी, लेकिन ये अंडरवर्ल्ड फिंगर, ये तो सीधे युद्ध में तबाही मचाने वाली तकनीक थी। और दवाइयाँ 2000 4थे ग्रेड की, 1000 5वें ग्रेड की। उसकी अपनी कल्टीवेशन के लिए तो ये छोटी थीं, लेकिन उसके पास याओ चेन और फू चुवान थे, दोनों अल्केमिस्ट, दोनों उसके सोल स्लेव। अब उनके पास बनाने के लिए दवाइयाँ थीं। और फिर वो तीसरी चीज़, ड्रैगन एंड फीनिक्स हार्मनी टेक्निक। लिनचेन ने उसे खोला और देखा, उसकी आंखें और भी बड़ी हो गईं। ये थी 2 लोगों के साथ कल्टीवेशन करने की तकनीक, जिससे दोनों की ताकत बढ़ती थी, बिना किसी नुकसान के। और उसमें कुछ और भी था, कुछ अजीब सी जानकारियां भी लिखी थीं, जिन्हें देखकर लिनचेन के होठों पर फिर वही शैतानी मुस्कान आ गई। ये तो गोल्ड है, सच में गोल्ड। उसने मन ही मन कहा। उसने याओ यू की तरफ देखा, जो अभी तक उसकी बाहों में सो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था। लिनचेन ने धीरे से उसके पेट पर हाथ रखा। अंदर अब एक नई जान है, मेरी जान। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। याओ यू तो गर्भवती हो गई, लेकिन यू ही भी तो उसके साथ थी। उसने भी तो कई दिन बिताए थे उसके साथ। फिर उसे अब तक क्यों नहीं हुआ? वो सोच में पड़ गया। उसने याओ यू के पेट से हाथ हटाया और उसके चेहरे की तरफ देखा। या फिर हुआ भी है और मुझे पता ही नहीं चला। उसकी आंखें और चौड़ी हो गईं। उसने सोचा, अगर यू ही को भी हो गया तो वो 2 बच्चों का बाप होगा, एक यूनलिंग सेक्ट की प्रमुख का, एक जियामिंग की राजकुमारी का। लिन खानदान अब सच में बढ़ने वाला है। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, लेकिन उसे नहीं पता था, यूई के अंदर भी एक नई जान पल रही थी। और वो खबर जितनी खुशी देने वाली थी, उतनी ही एक और मुसीबत भी खड़ी करने वाली थी। क्योंकि यूई की चेला नालन युए को अब अपने गुरु के पति के लिए कुछ ऐसा महसूस हो रहा था, जो ना सही था, ना रोका जा सकता था। वो घड़ी जब सांपों की रानी बनने वाली थी। माँ लिनचेन के दिमाग में फिर वही मशीनी आवाज़ गूंजी। डिंग। क्या प्राप्त करना चाहते हो? लिनचेन ने मन ही मन चिल्लाकर कहा, पूछना भी क्या?
भेजो। बूम! अगले ही पल उसके शरीर में एक विशाल ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई बांध टूट गया हो और तूफान उमड़ पड़ा हो। उसकी कल्टीवेशन, जो अब तक 4 स्टार ड्यूज़ोंग थी, धड़ाम से 5 स्टार हो गई। एक ही झटके में, बिना किसी संघर्ष के। और फिर उसके दिमाग में एक सुनहरी आकृति बनने लगी। वो आकृति बार बार एक ही मुद्रा दोहरा रही थी, अंडरवर्ल्ड फिंगर। लिन चेन की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके अंदर वो तकनीक बार बार दोहराई जा रही थी, जब तक कि वो उसकी रगों में बस नहीं गई। उसके साथ ही ड्रैगन एंड फीनिक्स हार्मनी टेक्निक भी उसके जेहन में उतर गई। और उसकी अंगूठी में 3000 दवाइयाँ, 2000 चौथे ग्रेड की, 1000 पांचवें ग्रेड की। सब कुछ एक पल में हो गया। योजक चिन्ह। पति देव, आपको क्या हुआ? आपने क्या ब्रेक थ्रू कर लिया? याओ यू की आंखें फटी रह गईं। वो खुद सिर्फ ड्यू मास्टर लेवल की थी, लेकिन उसने लिन चेन के शरीर में आए उस बदलाव को महसूस कर लिया था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक इतनी बढ़ गई थी जैसे कोई पहाड़ और ऊंचा हो गया हो। लिन चेन ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ यूएर, तुम्हारी बदौलत मेरी कल्टीवेशन बढ़ गई। अब मैं 5 स्टार ड्यूज़ोंग हूँ। याओ यू का चेहरा शर्मा गया। उसे लगा लिन चेन उसे खुश करने के लिए ऐसा कह रहा है। ड्यूज़ोंग की ब्रेक थ्रू उसकी वजह से? ये तो बिल्कुल नामुमकिन था। हम पति देव, उसने शर्माते हुए कहा। लेकिन लिन चेन की आंखों में अब वही शैतानी चमक आ गई थी। उसने याओ यू के कान में धीरे से कहा, यूएर, अभी अभी मुझे एक नई 2 लोगों वाली कल्टीवेशन तकनीक समझ में आई है, चलो इसका असर देखते हैं। याओ यू कुछ कहती, उससे पहले ही वो आगे बढ़ गया। 1 घंटा बीत गया। याओ यू लिन चेन की बाहों में थी। उसका चेहरा लाल था, आंखों में वो चमक थी जो प्यार और संतुष्टि दोनों बता रही थी। पति देव, आप अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? उसने सुस्ताते हुए कहा। पिछले 1 महीने में उसने सोचा था कि उन दोनों ने सब कुछ सीख लिया है, लेकिन आज लिन चेन ने उसे बताया कि अभी और भी बहुत कुछ था। बहुत कुछ। मैं हमेशा से शक्तिशाली था, लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने कहा, अपनी कल्टीवेशन देखो। याओ यू ने मन ही मन अपने अंदर झांका और उसकी आंखें फटी रह गईं। मेरी कल्टीवेशन। वो 6 स्टार ड्यू मास्टर थी, अब वो 7 स्टार थी। एक ही घंटे में। ये कैसे? उसके मुंह से निकल गया। जैसा मैंने कहा, नई तकनीक का फायदा। लिन चेन ने उसकी नाक पर उंगली रखी। याओ यू ने अपने होंठ काटे। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, लालच नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता। उसने धीरे से लिन चेन की गर्दन पर हाथ रखा और उसके कान में फुसफुसाई, पति देव, यूएर और अभ्यास करना चाहती है। लिन चेन के होंठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने सिर हिला दिया। यूएर, आज से हम पहले जैसा नहीं कर सकते। क्यों? याओ यू हैरान थी। पहले तो ये खुद लिन चेन हर वक्त तैयार रहता था और आज वो मना कर रहा है। क्या इस तकनीक में कोई नुकसान है? उसने पूछा। नहीं, लिन चेन ने उसके पेट की तरफ देखा। इसलिए कि तुम अब मेरे खून से गर्भवती हो। याओ यू की आंखें पहले हैरानी से फैलीं, फिर उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में पानी आ गया, खुशी के आंसू। मैं गर्भवती हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। हाँ, लिन चेन ने उसके पेट पर हाथ रखा। इतनी मेहनत रंग लाए। याओ यू ने खुशी से उसकी बाहों में और सिमट गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। उसने लिन चेन के कान में कुछ फुसफुसाया। लिन चेन की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसी दवा भी होती है? शाही परिवार में होती है? याओ यू ने शर्माते हुए कहा। पुराने ज़माने में बादशाह अगर किसी रानी पर फिदा होता था और वो गर्भवती हो जाती थी, तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, तो दवा बनवाई जाती थी। पहले 3-4 महीने तक सब ठीक रहता है। लिन चेन ने उसकी तरफ देखा। याओ यू की आंखों में वही शरारत थी। तो पति देव, कृपया मेरे साथ अभ्यास जारी रखिए। और फिर तूफान आ गया। योजक चिन्ह। 1 और महीना बीत गया। पति देव, मैं अब 9 स्टार ड्यू मास्टर हूँ। याओ यू बेहद खुश थी। कुछ ही दिनों में मैं ड्यू ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगी। लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी तेजी से बढ़ रही हो, मेरी दिन रात की मेहनत रंग लाए। याओ यू का चेहरा लाल हो गया। वो जानती थी कि लिन चेन उसे छेड़ रहा है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। पिछले 1 महीने में उसने खुद लिन चेन को दिन रात खींचा था, कल्टीवेशन बढ़ाने के चक्कर में। तो 1-2 दिन और मेहनत कर लूँ, फिर पति देव को आराम दे दूंगी। उसने शरारत से कहा। मुझे आराम की जरूरत नहीं। लिन चेन ने वही शैतानी मुस्कान दिखाए। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि बाहर से आवाज आई। पति देव, यू यी को आपसे कुछ कहना है। यू यी की आवाज थी। लिन चेन ने याओ यू के गाल को सहलाया। रुको, मैं अभी आया। उसने कपड़े पहने और दरवाज़ा खोला। बाहर यू यी खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। लिन चेन को तभी एहसास हुआ, पिछले 2 महीने में उसने यूई को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। याओ यू के साथ इतना मशगूल था कि यूई से मिलना तो दूर, उसके बारे में सोचा भी नहीं। उसने मन ही मन सोचा, यूई को भी तो मैंने कई दिन उसके साथ बिताए थे।
अगर याओ यू गर्भवती हो गई तो यूई को क्यों नहीं हुआ? या फिर उसका दिल तेज धड़का, या फिर हुआ भी है और उसे पता ही नहीं? क्या बात है? उसने पूछा। लिंग यंग ने खबर भेजी है, सांपों का पलायन पूरा हो गया। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा और दूसरे जानवरों की मदद से वो वॉरियर पर्वत पर अच्छी तरह से बस गए हैं। अच्छा, लिन चेन ने सिर हिलाया। और वो जानता था यूई सिर्फ इस खबर के लिए नहीं आई होगी। यूई ने आंखें नीची कर लीं और लिंग यंग ने बताया कि मेड यानी सरपेंट कबीले की रानी प्रसव पीड़ा में हैं। लगता है वो बच्चे को जन्म देने वाली हैं। क्या? लिन चेन की आंखें एकदम चमक उठीं। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, 2 महीने पहले जब वो जियामिंग आया था तब मेई रोन को बच्चे को जन्म देने में करीब 2 महीने बचे थे। अब बिल्कुल सही समय था। मुझे वापस जाना होगा, उसने बिना देर किए कहा। बच्चे को जन्म देना इतना बड़ा पल है, मुझे वहां होना चाहिए। वो अंदर गया, याओ यू को सब समझाया। याओ यू ने समझदारी से सिर हिलाया। वो जानती थी कि सरपेंट कबीले की रानी भी लिन चेन की पत्नी थी और उसके पेट में भी लिन चेन का बच्चा था। लिन चेन ने उसे एक लंबी किस दी, फिर बाहर निकला। अगले ही पल वो 3000 थंडरबोल्ट तकनीक से एक तेज रोशनी में बदल गया और वॉरियर पर्वत की ओर दौड़ पड़ा। योजक चिन्ह, वॉरियर पर्वत, सरपेंट कबीले का नया घर। आसमान में एक नीली रोशनी आई और धरती पर उतरी। लिन चेन ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से पूरे इलाके को स्कैन किया। सब कुछ शांत था, सब कुछ व्यवस्थित था। लेकिन एक जगह उसकी सांसें थम गईं। वहां सबसे ऊंचे महल में मेई रोन का कक्ष था और उस कक्ष के चारों तरफ सरपेंट कबीले के सबसे ताकतवर योद्धा पहरा दे रहे थे। लिन चेन ने अपनी गति और बढ़ा दी। वो सीधा उस कक्ष के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे के बाहर एक बुजुर्ग सरपेंट महिला खड़ी थी। उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था और उसके चेहरे पर घबराहट थी। रानी, अंदर कैसी है? लिन चेन ने पूछा। बुजुर्ग महिला ने सिर झुकाया। राजा, रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुए कई घंटे हो गए, लेकिन बच्चा अभी तक बाहर नहीं आया है। दाई कह रही है कि बच्चे की एनर्जी बहुत ज्यादा है, रानी की ताकत कम होती जा रही है। लिन चेन का चेहरा सख्त हो गया। उसने बिना कुछ सोचे दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। अंदर मेई रोन बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से तर था, उसके होंठ सूख गए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही जुनून था, वही आग जो उसे सरपेंट कबीले की रानी बनाती थी। लिन चेन को देखते ही उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया। तुम आ गए। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। लिन चेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली ठंडी थी, कांप रही थी। मैं यहाँ हूँ मेई रोंग, अब डरने की कोई बात नहीं। उसने दूसरे हाथ से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी मेई रोंग के शरीर में डालनी शुरू कर दी, धीरे धीरे, बहुत धीरे। उसकी ऊर्जा ने मेई रोंग के अंदर जाकर उसकी थकी हुई मांसपेशियों को सहारा दिया। मेई रोंग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं, बल्कि इसलिए कि वो अकेली नहीं थी। अब मैं कर सकती हूँ, उसने दांत पीसते हुए कहा। और फिर उसने जोर लगाया। पूरा कक्ष ऊर्जा से गूंज उठा। लिन चेन ने अपनी सारी ताकत लगा दी। उसकी ड्यूजोंग लेवल की एनर्जी मेई रोंग के शरीर में प्रवाहित हो रही थी, उसे ताकत दे रही थी, उसकी हर चीख को सहारा दे रही थी। बुजुर्ग महिला ने दाई की मदद की। सब कुछ एक साथ हो रहा था, दर्द, पसीना, आंसू और उम्मीद। आ रहा है, बच्चा आ रहा है, दाई चिल्लाए। लिन चेन ने मेई रोंग का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब वो ठंडक नहीं थी जो दुश्मनों को देखते समय होती थी, बल्कि एक अजीब सी नमी थी। सुन सकती हो मुझे? तुम बहुत ताकतवर हो मेई रोंग। तुमने पूरे कबीले को बचाया, अब अपने बच्चे को भी बचाओ। मेई रोंग ने आखिरी जोर लगाया और फिर रो। एक बच्चे की आवाज़ ने पूरे कक्ष को गूंजा दिया। वो रोना इतना तेज था, इतना शक्तिशाली कि कक्ष के बाहर खड़े योद्धा भी चौंक गए। लिन चेन की आंखें चमक उठीं। दाई ने बच्चे को उठाया, एक छोटा सा बच्चा जिसके शरीर पर हल्की हल्की सुनहरी रोशनी थी। उसकी आंखें खुली थीं और वो सीधा लिन चेन की तरफ देख रहा था। बेटा है, एक बेटा, दाई ने खुशी से कहा। लिन चेन ने बच्चे को गोद में लिया। वो उसकी बाहों में बिल्कुल शांत हो गया, जैसे पहचान गया हो कि ये उसका पिता है। उसकी छोटी सी मुट्ठी लिन चेन की उंगली पर जा लिपटी। मेई रोंग ने थकी हुई मुस्कान के साथ उन दोनों को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दर्द के नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने अपने पति को अपने बेटे को गोद में लेते देखा था। लिन चेन ने बच्चे को उसके पास रख दिया। उसने मेई रोंग के माथे पर होंठ रखे। तुमने बहुत बड़ा काम किया मेई रोंग, मुझे तुम पर गर्व है। मेई रोंग ने आंखें बंद कर ली, थकान के साथ साथ सुकून भी था। लेकिन लिन चेन को पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। उसका बेटा, सरपेंट कबीले की रानी का बेटा, इस दुनिया में आ चुका था और उसके पास अब भी 2 और बच्चे होने वाले थे, यूई का और याओ यू का। लेकिन उसे नहीं पता था इस बच्चे के जन्म के साथ ही एक प्राचीन शक्ति जाग गई थी। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ सरपेंट कबीले की किंवदंतियों में सुनने को मिलती थी। और वो शक्ति अब उसके बेटे के अंदर थी और उसे कोई और भी महसूस कर चुका था। माँ बनने के बाद औरत बनने की चाह।
वॉरियर पर्वत के आसमान में एक तेज रोशनी बिजली की तरह दौड़ी। दूर जियामिंग साम्राज्य की राजधानी से निकली ये रोशनी अब वॉरियर पर्वत के करीब आ रही थी। नीचे देखने पर लिन चेन ने देखा, बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा की गुफा से कुछ दूरी पर एक नया महल बन रहा था। सरपेंट कबीले के लोग अपना नया मंदिर बना रहे थे, पत्थर दर पत्थर, उम्मीद दर उम्मीद। वो सीधा गुफा के अंदर घुस गया। राजा का आगमन हुआ। वॉरियर, सैनिक और वो चेहरा जिसे वो पहचानता था, शाओ यान, सब एक साथ घुटनों पर गिर पड़े। उठो, लिन चेन ने हाथ हिलाया। उसकी नज़रें एक ही जगह ढूंढ रही थीं। रानी कहाँ है? रानी गुफा के अंदर गर्भ की रक्षा कर रही हैं। शेर राजा ने सिर झुकाकर कहा। लिन चेन ने सिर हिलाया और सीधा अंदर चल दिया। उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन फैल गई। एक पल में उसे पता चल गया कि मेई रोन कहाँ है। योजक चिन्ह। गुफा के अंदर मेई रोन बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका पेट अब काफी बड़ा हो चुका था। उसके हाथ धीरे धीरे उस पर फिर रहे थे, जैसे वो अपने बच्चे से बात कर रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, माँ बनने वाली औरत की वो चमक जो दुनिया की हर ताकत से बड़ी होती है। लिन चेन को देखते ही उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे को संभाल लिया। वो मेई रोन थी, सरपैंट कबीले की रानी। प्यार दिखाना उसे अभी भी नहीं आता था। लिन चेन उसके पास आया, बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को सहलाया, फिर उसके बड़े हुए पेट पर हाथ रखा। कैसी हो? ठीक हो? बच्चा तो परेशान तो नहीं कर रहा? उसने अपना बैंगनी रंग का वस्त्र खोला और अपना कान मेई रोन के पेट पर रख दिया। सुनो, मेरा बेटा तो शैतानी तो नहीं कर रहा? मेई रोन के चेहरे पर एक मुस्कान आई, बहुत हल्की, बहुत छोटी, लेकिन सच्ची। उसने तुरंत उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। तुम आ गए, अच्छा हुआ। मुझे लग रहा है बच्चा जल्द ही आ जाएगा, उसने धीरे से कहा। इसीलिए तो आया हूँ। लिन चेन ने उसका हाथ अपनी उंगलियों में ले लिया। योजक चिन्ह। 3 दिन बीत गए। सुबह की पहली किरण जब गुफा के अंदर आई तो लिन चेन ने सफ़ेद चिड़िया का घोंसला बनाकर मेई रोन को खिलाने की तैयारी की। वो बिस्तर के पास बैठा था, चम्मच में घोंसला लेकर मेई रोन के मुंह तक ले जा रहा था कि अचानक मेई रोन ने अपने पेट को पकड़ लिया। उसका चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। पेट, बच्चा, बच्चा आ रहा है। लिन चेन ने नीचे देखा, उसका पानी टूट चुका था। जल्दी लेट जाओ, उसने उसे सहारा देकर धीरे से लिटाया, फिर बाहर चिल्लाया, दाई को बुलाओ जल्दी। वो खुद बच्चा पैदा करने में माहिर था, यानी बच्चा बनाने में, लेकिन बच्चा निकालने में वो पूरा अनाड़ी था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मेई रोन का हाथ पकड़ रखा था, इतनी मजबूती से जैसे उसे खोने का डर हो। दाई आ गई, बूढ़ी औरत जिसने सरपैंट कबीले के सैकड़ों बच्चे निकाले थे। उसने एक नज़र देखा और तुरंत काम में लग गई। रानी, गहरी सांस लो, गहरी। हाँ, बस ऐसे, जोर लगाओ और जोर। बच्चे का सिर निकल आया। बस थोड़ा सा और, रानी, बस थोड़ा सा और। घंटों बीतते गए। लिन चेन सुबह से शाम तक उसी जगह खड़ा रहा। उसके हाथ में मेई रोन का हाथ था, उसने एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे मेई रोन के शरीर में जा रही थी, उसे ताकत दे रही थी, उसके दर्द को कम कर रही थी। और फिर वाह वाह वाह, एक बच्चे की आवाज़ ने पूरी गुफा को गूंजा दिया। वो रोना इतना तेज था, इतना शक्तिशाली कि गुफा के बाहर खड़े योद्धा भी चौंक गए। लिन चेन के दिमाग में उसी पल वही मशीनी आवाज़ गूंजी। डिंग। पता चला है कि मेई रोन ने होस्ट के लिए पहली संतान को जन्म दिया, इनाम वितरित किए जा रहे हैं। होस्ट को मिला हेवन लेवल इंटरमीडिएट फाइटिंग स्किल, अंडरवर्ल्ड पाम। स्ट्रेंज फ्लेम लिस्ट में 18वां नंबर, विंड फ्यूरियर ड्रैगन फ्लेम। एनलाइटनमेंट 3 स्टार ड्यूजोंग रियल्म। छठे ग्रेड की दवा, हुआंगजी पिल X3। वुड एट्रीब्यूट ड्यू एनर्जी। छठे ग्रेड की दवाइयाँ 1000। पांचवें ग्रेड की दवाइयाँ 3000। चौथे ग्रेड की दवाइयाँ 5000। तीसरे ग्रेड की दवाइयाँ 10,000। लिन चेन की आंखें फटी रह गईं। उसके होश उड़ गए। हेवन लेवल की फाइटिंग स्किल, एक नई स्ट्रेंज फ्लेम, 3 स्टार ड्यूजोंग की सीधी ब्रेकर थ्रू, और दवाइयाँ, इतनी सारी दवाइयाँ कि यूनलिंग सेक्ट की पूरी तिजोरी भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। लेकिन उसने उस पल सब कुछ दबा लिया। अभी सबसे जरूरी काम और था। शाओ, तुम ठीक हो? वो मेई रोन के पास झुका। उसका चेहरा पसीने से तर था, होंठ सूख गए थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे। हाफ सटेप ड्यूजोंग होते हुए भी बच्चे को जन्म देना उसके लिए मौत से लोहा लेने जैसा था। मैं ठीक हूँ, उसकी आवाज़ कांप रही थी। बच्चा, मुझे बच्चा दिखाओ। लिन चेन ने दाई के हाथों से बच्चा लिया। राजा को बधाई हो, रानी को बधाई हो, ये छोटे राजकुमार हैं। बच्चा बिल्कुल सफ़ेद था, कोमल था, जैसे कोई मोती हो। उसकी छोटी सी मुट्ठी बंद थी, आंखें अभी बंद थीं। लिन चेन ने उसे गोद में लिया और जैसे ही उसने बच्चे को छुआ, बच्चे की आंखें खुल गईं। उसने लिन चेन की तरफ देखा और मुस्कुराया। राजकुमार मुस्कुराए। बच्चा राजा को बहुत प्यार करता है। दाई खुशी से चिल्लाए। लिन चेन के होंठों पर भी मुस्कान आ गई।
उसने बच्चे को धीरे से मेई रोंग के पास रखा। मेई रोंग ने बच्चे को देखा और उसके चेहरे पर वो मुस्कान आई जो सिर्फ माँ को आती है। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। नाम रखो, इसका नाम रखो, उसने कहा। लिन चेन ने बच्चे के माथे पर हाथ रखा। शू शू नाम रखते हैं। लिन शू, लिन शू, मेई रोंग ने बच्चे को गोद में लेते हुए दोहराया। बेटा, अब तुम लिन शू हो। योजक चिन्ह। आधा महीना बीत गया। लिन चेन ने मेई रोंग की अच्छे से देखभाल की। हर रोज दवाइयाँ, हर रोज स्पिरिचुअल एनर्जी से सहारा। धीरे धीरे मेई रोंग फिर से वैसी हो गई जैसी पहले थी। उसकी आंखों में वही चमक, उसके चेहरे पर वही ठंडक, लेकिन अब उसमें एक नई नरमी भी आ गई थी। और फिर हुआ शेर सरपेंट कबीले की दूसरी रानी ने भी बच्चे को जन्म दिया। एक बेटी। लिन चेन ने उसका नाम रखा लिन हुआ ए। लिन शू के जन्म जितना इनाम नहीं मिला, शायद इसलिए कि हुआ शेर उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, या शायद सिस्टम का कोई और हिसाब था। लेकिन फिर भी मिला। 1 स्टार ड्यूजोंग की ब्रेक थ्रू, 20वें नंबर की स्ट्रेंज फ्लेम, शुवान हुआंग फ्लेम और ढेरों दवाइयाँ। लिन चेन ने सब कुछ ले लिया, क्योंकि अब वो खुद ड्यूजोंग से आगे निकल चुका था। जब मेई रोंग से उसे पहला इनाम मिला था तब उसकी कल्टीवेशन पहले ही 9 स्टार ड्यूजोंग तक पहुंच चुकी थी। और अब इस बार की ब्रेक थ्रू ने उसे ड्यूजोंग की सीमा तोड़कर ड्यूजुन के लेवल पर पहुंचा दिया था। 1 स्टार ड्यूजुन और शुवान हुआन फ्लेम को अपने अंदर समा लेने के बाद वो 1 स्टार ड्यूजुन के पीक पर पहुंच गया था। योजक चिन्ह। फिर आधा महीना बीत गया। मेई रोंग का प्रसव काल खत्म हो चुका था। वो फिर से वैसी हो गई थी जैसी पहले थी, ताकतवर, ठंडी, खूबसूरत। सरपेंट कबीले का मंदिर अब पूरी तरह बन चुका था। लिन चेन और मेई रोंग उसी मंदिर में रह रहे थे। आज की रात मंदिर के बाहर तालाब के किनारे दोनों बैठे थे। उनके पैर ठंडे पानी में डूबे हुए थे, उनके कंधे एक दूसरे से लगे हुए थे। आसमान में पूरा चांद था, उसकी चांदनी मेई रोंग के चेहरे पर पड़ रही थी, उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। मेई रोंग लिन चेन की बाहों में दुबकी हुई थी। उसके कान में उसके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं, धड़क धड़क धड़क। उसके दिल में एक आग धीरे धीरे जल रही थी। 9 महीने की गर्भावस्था में उसने लिन चेन के साथ बहुत कम समय बिताया था। और फिर 1 महीने का प्रसव काल जिसमें लिन चेन ने उसके शरीर का ख्याल रखते हुए खुद को रोके रखा था। लेकिन आज उसकी तमाम शीतलता पिघल रही थी। उसके शरीर में एक गर्मी लहरा रही थी, एक ऐसी गर्मी जिसे वो बहुत दिनों से दबा रही थी। उसने होठों को काटा, एक पल के लिए झिझकी। फिर पति देव, उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, बहुत नर्म। क्या आप मुझसे प्यार करेंगे? लिन चेन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन आज उसमें एक और भाव था। एक ऐसा भाव जो सिर्फ पत्नी अपने पति से मांग सकती है। बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। लिन चेन ने उसकी ठुड्डी उठाई। मेई रोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी बाहें लिन चेन के गले में डाल दी और अपने होठों को उसके होठों से चिपका दिया। चांदनी में 2 परछाइयां एक हो गईं। तालाब का पानी धीरे धीरे हिल रहा था, मानो खुद चांद भी उनकी बेसब्री को देख रहा हो। वो शख्स जिसने अपनी ही बनाई जंजीरों में खुद को बांध लिया। मेई रोंग के मुंह से वो बात सुनकर लिन चेन चौंक गया। इतने दिनों में पहली बार वो इतनी बेबाक थी। उसने नीचे देखा। मेई रोंग का चेहरा हल्का लाल था, उसकी गर्दन तक शर्माहट फैल गई थी। इतनी ठंडी रानी के लिए ऐसा कहना वाकई बहुत हिम्मत की बात थी। बिल्कुल कर सकता हूँ। लिन चेन मुस्कुराया और उसके चेहरे को हाथों में ले लिया। मेई रोंग का गर्म चेहरा उसकी हथेलियों में और गर्म हो गया। शाओ, तुम बहुत गर्म हो, उसने उसके कान में धीरे से कहा। आवाज़ इतनी गहरी थी कि मेई रोंग की रूह कांप गई। मैं तुम्हें ठंडा कर देता हूँ। अगले ही पल वो उसे उठाकर तालाब में कूद गया। छपाक, पानी की ठंडक ने दोनों को घेर लिया। देर रात तक तालाब की लहरें उठती रहीं, चांदनी में बिखरती रहीं। सुबह होते होते दोनों तालाब से बाहर आए, मंदिर के अंदर गए और फिर से अभ्यास में लग गए। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सुबह की पहली किरण के साथ ही मेई रोंग के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगी। उसका शरीर कांपा, उसकी आंखें फटी रह गईं। पति देव, मुझे लगता है मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। मेई रोंग हैरान थी। वो जानती थी कि वो ड्यूजोंग से अभी भी बहुत दूर थी। हाल ही में तो उसने कोई खास अभ्यास भी नहीं किया था। फिर ये अचानक। लिन चेन ने रहस्यमयी मुस्कान दिखाई। घबराओ मत, मैंने हाल ही में 1-2 लोगों वाली कल्टीवेशन तकनीक सीखी है, ड्रैगन एंड फीनिक्स हार्मनी टेक्निक। अब मैं खुद ड्यूजुन हूँ। तुम्हें हाफ स्टेप ड्यूजोंग से सीधा ड्यूजोंग में पहुंचाना कोई मुश्किल काम नहीं। बस ध्यान लगाओ और ड्यूजोंग पर हमला करो। ठीक है। मेई रोंग की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत ध्यान लगा लिया। लिन चेन ने उसे देखा और मन ही मन हंस दिया। अगर उसकी ध्यान की अवस्था में खलल न डालने का नियम न होता तो वो उसे बता देता, कम से कम कपड़े तो पहन ले ब्रेक थ्रू से पहले। मेई रोंग का ब्रेक थ्रू लंबा चलने वाला था। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कभी कभी महीनों भी लग जाते थे। सबके पास तो लिन चेन जैसा सिस्टम नहीं था। इस बीच लिन चेन ने हुआ शेर की तरफ ध्यान दिया। उसे बहुत दिनों से नवाजा नहीं गया था, तो वो बेहद खुश थी।
2 लोगों वाली कल्टीवेशन में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपने पति देव को खुश करने के लिए। और उसकी मेहनत रंग लाए। स्वामी, मुझे भी ब्रेक थ्रू होता लग रहा है। हुआ शेर हैरान थी। वो 5 स्टार ड्यूकिंग थी और अब 6 स्टार की तरफ बढ़ रही थी। थोड़ा और अभ्यास कर लो, ड्यू हुआन तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। लिन चेन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। योजक चिन्ह। 10 दिन बीत गए। मेई रोंग अभी भी ब्रेक थ्रू में थी। हुआ शेर की ऊर्जा अब कमजोर होने लगी थी। लगातार 3 स्टार चढ़ने के बाद उसे स्थिर होने के लिए एकांतवास की जरूरत थी। वो एकांतवास में चली गई। लिन चेन ने अब छोटी मेडिकल परी की तरफ ध्यान दिया। उसकी कल्टीवेशन सबसे कम थी, ड्यू मास्टर भी नहीं। लेकिन लिन चेन की कृपा से कुछ ही दिनों में वो फाइटर से सीधा 9 स्टार फाइटर बन गई। पति देव की 2 लोगों वाली कल्टीवेशन तकनीक इतनी शक्तिशाली है। छोटी मेडिकल परी की आंखें फटी रह गईं। उसकी पलकें कांप रही थीं, जैसे दुनिया की सबसे अजीब चीज देख ली हो। स्वाभाविक है, तुम्हारा पति देव कोई छोटा आदमी नहीं। लिन चेन मुस्कुराया। ड्रैगन एंड फीनिक्स हार्मनी टेक्निक इतनी जबरदस्त थी कि अगर एक पक्ष की कल्टीवेशन बहुत ऊंची हो तो दूसरा पक्ष तेजी से उसके करीब पहुंच सकता था। लिन चेन ड्यूजुन था, उसके लिए छोटी मेडिकल परी को ड्यू मास्टर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। कुछ और दिनों में वो 9 स्टार ड्यू ग्रैंड मास्टर भी बन सकती थी। लेकिन उसे भी एकांतवास की जरूरत थी, नहीं तो उसकी कल्टीवेशन बहुत अस्थिर हो जाती। योजक चिन्ह। अब मेई रोंग, हुआ शेर, छोटी मेडिकल परी तीनों एकांतवास में थीं। किंगलिन अभी छोटी थी, बस एक ही रह गई थी। शूनेर। लिन चेन सिंहासन पर बैठा था, उसकी नज़रें शूनेर की गुफा की तरफ थीं। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, उसने तुरंत याओ चेन को बुलाया। मेरे राजा। याओ चेन घुटनों के बल गिर गया। वो दवा कैसी रही? बात ये थी कि जब लिन चेन की याओ यू से शादी हुई थी तब मिटेल परिवार ने उसे शादी के तोहफे में वो सारी दुर्लभ सामग्रियां भेंट कर दी थीं जिनकी उसे जरूरत थी, और उससे भी ज्यादा। एक ड्यू जोंग को खुश करना मिटेल परिवार के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। इसलिए वॉरियर पर्वत लौटते ही उसने सारी सामग्रियां याओ चेन को दे दी थीं। राजा को बताऊं, वो दवा बन चुकी है। दिखाओ। लिन चेन की आंखें चमक उठीं। याओ चेन ने हाथ घुमाया, एक खूनी रंग की दवा उसकी हथेली पर थी। पूरी तरह लाल, लेकिन उसमें खून की कोई बू नहीं थी, बल्कि हल्की सी खुशबू आ रही थी जिससे शरीर का खून बेचैन हो जाता था। ये दवा लेने के बाद ड्यू हुआन का खून दूषित नहीं होगा? लिन चेन ने पूछा। जी। याओ चेन ने सिर झुकाया। बहुत अच्छे। लिन चेन ने याओ चेन को वापस अंगूठी में समेटा और सीधा शूनेर की गुफा की तरफ चल दिया। योजक चिन्ह। गुफा के अंदर शूनेर अभी भी अभ्यास कर रही थी। वो हर पल मेहनत कर रही थी आज़ादी के लिए। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो शाओयान और लिंगयांग को लेकर यहाँ से निकल जाएगी, अपने प्राचीन कबीले वापस जाएगी और अपने पिता से बदला लेने आएगी। लेकिन उसे नहीं पता था उसकी तरफ एक शैतान के पंजे बढ़ चुके थे। वो पंजे उसकी हर उम्मीद को कुचलने वाले थे, उसे अंधेरे में धकेलने वाले थे। शूनेर। शांत गुफा में लिन चेन की आवाज़ गूंजी। शूनेर की आंखें तुरंत खुल गईं। उसने लिन चेन को अपनी तरफ आते देखा। उसकी आंखों में वही लालसा थी, वही शिकार वाली नज़र। उसके दिल में एक भयंकर बेचैनी फैल गई। तुम क्या करने आए हो? शूनेर सहम गई। वो पीछे हटी, उसकी पीठ दीवार से लग गई। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? लिन चेन के होंठों पर वही शैतानी मुस्कान थी। उसकी आंखों में मजाक था, लालसा थी और एक अजीब सी विजय थी। शूनेर के दिल में वो बेचैनी अब चरम पर थी। लिन चेन की वो मुस्कान, उसे लगा जैसे कोई शैतान उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। शूनेर, तुम प्राचीन कबीले की बड़ी बेटी हो, ड्यू हुआंग से भी ऊंचे लोगों के बीच पली बड़ी हो, लेकिन यहाँ इस दुनिया में तुम सिर्फ एक लड़की हो। लिन चेन ने अपनी हथेली में वो लाल दवा निकाल ली। उसकी उंगलियों के बीच वो दवा चमक रही थी जैसे कोई छोटा सा खूनी सितारा। शूनेर की आंखें उस दवा पर टिक गईं। उसे नहीं पता था कि वो क्या है, लेकिन उसके अंदर का खून उसे बता रहा था ये दवा उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। और उस बदलाव से वो डर रही थी। ये क्या है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये वो दवा है जो तुम्हें मेरी बना देगी। लिन चेन ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली। तुम्हारा प्राचीन खून, तुम्हारी ड्यू हुआंग से भी ऊंची नस्ल, ये सब अब मेरा होगा। शूनेर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई। मैं कभी नहीं मानूंगी। मेरा कबीला, मेरे पिता, वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। वो तुम्हारा कबीला। लिन चेन हंस पड़ा। शूनेर, तुम भूल गई, ये दुनिया जियामिंग साम्राज्य नहीं है। यहाँ से तुम्हारे कबीले तक पहुँचने में सालों लग जाएंगे, और जब तक वो पहुँचेंगे तुम मेरी हो चुकी होगी। तुम्हारे अंदर मेरा खून होगा, तुम्हारे शरीर में मेरी नस्ल होगी। तब तुम्हारा कबीला क्या करेगा? तुम्हें वापस ले जाएगा, उस लड़की को जो पहले से किसी और की है। शूनेर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसकी सारी उम्मीदें टूटती जा रही थीं। वो जानती थी लिन चेन सच कह रहा था। उसका कबीला उसे ढूंढ निकालेगा भी तो क्या,
वो उसे वापस ले जाएगा जब वो पहले से ही। शूनेर, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। लिनचेन की आवाज़ धीमी हो गई। उसने उसके गाल पर हाथ फेरा, हल्के से, जैसे कोई फूल छू रहा हो। खुद से ये दवा ले लो तो तुम्हारी इज्जत बाकी रहेगी, वरना। उसने दूसरे हाथ से दवा शूनेर के होठों के पास ले आए। शूनेर के आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में डर था, गुस्सा था, लाचारी थी, और उन सब के पीछे एक अजीब सी हार भी थी। वो जानती थी ये दवा लेने के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। उसका प्राचीन खून, उसकी पहचान, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन दूसरा रास्ता भी तो कोई था नहीं। तुम शैतान हो, उसके होठों से निकला। हाँ, लिनचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उस मुस्कान में कोई गुस्सा नहीं था। लेकिन शूनेर, शैतान भी अपनी औरतों का ख्याल रखता है, बस उसे पहले अपनी बनाना पड़ता है। शूनेर ने आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकें कांप रही थीं। उसके होंठ सूख गए थे। और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। कांपते हाथों से उसने वो दवा ली। एक बार देखा, लाल रंग की वो गोली उसकी हथेली में चमक रही थी, जैसे उसकी तकदीर हो। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और दवा मुंह में डाल ली। दवा घुलते ही उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। उसका खून उबलने लगा, जैसे कोई नई ऊर्जा उसकी रगों में दौड़ रही हो। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ गले में फंस गई। लिनचेन ने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। उसकी बाहों में शूनेर का शरीर कांप रहा था, उसका चेहरा पसीने से तर था। शूनेर, अब तुम मेरी हो। उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। शूनेर की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो लड़ नहीं रही थी। उसके अंदर का प्राचीन खून धीरे धीरे लिनचेन के खून से मिल रहा था, दो नस्लें एक हो रही थीं। लिनचेन ने उसके माथे पर होंठ रखे। अब रोना मत। अब से तुम मेरी रानी हो, और मैं अपनी रानी को कभी दुखी नहीं होने देता। शूनेर की आंखें धुंधली थीं। उसने लिनचेन के चेहरे को देखा, वही चेहरा जिससे वो डरती थी, उसी में अब उसे कुछ और दिख रहा था। कोई नरमी, या सिर्फ उसकी थकी हुई कल्पना, वो नहीं जानती थी। बस इतना जानती थी, अब कोई वापसी नहीं थी। वो रात जब सब कुछ बदल गया। शूनेर गुफा के कोने में दुबक गई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लिनचेन की वो मुस्कान जो उसके होंठों पर खेल रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेर रहा हो। वो मुस्कान उसे अंदर तक हिला रही थी। मत आओ मेरे पास। उसकी आवाज़ कांप रही थी, उसके हाथ दीवार को पकड़े हुए थे। लेकिन उसकी कमज़ोर आवाज़ का लिनचेन पर कोई असर नहीं हुआ। वो कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। उसकी परछाई शूनेर पर पड़ी, जैसे कोई बादल सूरज को ढक ले। शूनेर का दिल उसके गले में आ गया था। इतने दिन नहीं देखा तो अपनी औकात भूल गई। लिनचेन की आवाज़ ठंडी थी। क्या चाहती है कि मैं तेरे भाई शाओ यान को खुद अपने हाथों से कब्र में पहुंचा दूं? शूनेर का शरीर एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। यही वो डर था जो उसे हर रोज़ जगाता था, यही वो जंजीर थी जिसमें वो बंधी थी। शाओ यान, वो लड़का जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अगर वो मर गया तो उसकी सारी मेहनत, सारी तकलीफ़ें, सब बेकार हो जातीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ की उंगलियां ज़मीन पर गड़ रही थीं, गुस्से से, लाचारी से। वो चाहती थी कि वो लिनचेन के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन उसमें वो ताकत नहीं थी, न शरीर की, न आत्मा की। मैं क्यों नहीं आ सकता? लिनचेन ने उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठा दिया। शूनेर की आंखों में आंसू थे, नफरत के, डर के, लाचारी के। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी अगर उसने अपनी नाराजगी भी दिखा दी तो शाओ यान की जान खतरे में पड़ सकती थी। उसने सारी नफरत निगल ली। अपनी जुबान को काट रखा था, शायद खून निकल रहा था, उसे पता नहीं चला। मेरे मालिक। उसके मुंह से ये शब्द निकले तो उसे लगा जैसे उसकी इज्जत के टुकड़े टुकड़े हो रहे हों। लेकिन उसने कहा, शाओ यान की जान बचाने के लिए, लिंग यंग की जान बचाने के लिए, और इसलिए कि उसने अब तक जो कुछ भी सहा था वो सब बेकार न जाए। मुझसे बात करने का तरीका भूल गई। क्या दोबारा याद दिलाऊं? लिनचेन की आवाज़ में दबी हुई गरज थी। शूनेर की सांसें थम गईं। उसने फिर से आंखें बंद कर लीं, और जब खोली तो उसमें डर और घृणा को छिपाकर एक मीठी नज़र दिखाने की कोशिश की। मालिक, उसकी आवाज़ में मिठास घोलने की कोशिश थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीख रही थी। अब आगे क्या करना चाहिए? लिनचेन ने ऊपर से नीचे देखा, उसके होंठों पर वही शैतानी मुस्कान थी। शूनेर ठिठक गई। उसके हाथ कांपते हुए लिनचेन की कमर तक गए और उसकी पेटी खोलने लगे। उसकी आंखों में संघर्ष था, हर उंगली मानो उससे कह रही थी कि ऐसा मत कर, लेकिन वो कर रही थी। योजक चिन्ह। 1 घंटा बीत गया। लिनचेन के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अच्छा किया, लेकिन अब मुझे और गहराई में जाना है। शूनेर की आंखें फिर से फटी रह गईं। वो समझ गई थी अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। अगर वो आगे बढ़ गया तो। नहीं, नहीं। उसने तुरंत सिर हिलाया। उसकी आवाज़ में पहली बार कुछ सख्ती थी, हालांकि वो अंदर से कांप रही थी। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे प्राचीन कबीले के ताकतवर योद्धा तुरंत पता लगा लेंगे। तुम मर जाओगे।
पूरा वॉरियर पर्वत तुम्हारे साथ जल जाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ये बात कही। उसे उम्मीद थी शायद प्राचीन कबीले का नाम सुनकर लिन चेन डर जाए, शायद वो अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट जाए। लेकिन लिन चेन हंसा, बहुत शांति से। तुम सही कहती हो, मेरी ताकत अभी प्राचीन कबीले के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन तुमने जो कहा वो तभी होगा जब उन्हें पता चलेगा। उसने हाथ घुमाया और उसकी हथेली पर वो खूनी रंग की दवा चमकने लगी। शूनेर को नहीं पता था कि ये दवा क्या है, लेकिन उसे देखते ही उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैल गई, जैसे उसका खून खुद उसे बता रहा हो कि ये दवा उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ये क्या है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। लिन चेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसका मुंह खोला और दवा उसके अंदर डाल दी, बड़ी बेरहमी से, जैसे कोई मजबूर कर रहा हो। गर शूनेर को दवा निगलनी पड़ी। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में एक गर्मी फैल गई, हल्की हल्की लाल रोशनी उसकी त्वचा के नीचे दौड़ने लगी। उसकी कल्टीवेशन जो ड्यूलिंग के लेवल पर थी तेजी से बढ़ने लगी। ड्यूलिंग, ड्यू ग्रैंडमास्टर और फिर एकदम से ड्यू किंग। 1/4 घंटे में ही वो ड्यू किंग बन गई। लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसे महसूस हुआ उसके अंदर का वो अनमोल ड्यूहुआन खून अब एक अदृश्य दीवार से सुरक्षित हो गया था। कोई भी बाहरी ताकत उसे दूषित नहीं कर सकती थी, और इसी सुरक्षा ने उसे डरा दिया। अगर उसका शरीर टूटने से उसके खून पर कोई असर नहीं पड़ता तो प्राचीन कबीले को पता ही नहीं चलेगा। तो लिन चेन बेफिक्र होकर उसने लिन चेन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वही चमक थी, शिकारी की चमक। प्लीज नहीं, शूनेर की आवाज़ अब सिर्फ फुसफुसाहट थी। मैंने शाओयान और लिंगयांग की जान बचाने के लिए इतना कुछ सहा, मुझे छोड़ दो प्लीज। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा था कि प्राचीन कबीले का नाम उसकी ढाल बनेगा। उसने सोचा था कि लिन चेन उसकी इज्जत की दीवार को कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन आज वो दीवार टूट रही थी और वो बिल्कुल निहत्थी थी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। लिन चेन की आंखें उसके बर्फ जैसे सफ़ेद शरीर पर घूम रही थीं। उसने उसकी ठुड्डी पकड़ी जोर से, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी कोमलता भी थी। फिर वो उसके होठों से चिपक गया, पागलपन की हद तक, जैसे कोई भूखा हो। योजक चिन्ह। गुफा के बाहर एक चीख गुफा के अंदर से बाहर आए। शाओयान की आंखें बंद हो गईं। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से बंद थीं कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए थे। खून निकल रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो जानता था कि गुफा के अंदर क्या हो रहा है। वो लड़की जिसे वो बचपन से चाहता था, जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आज वो उसके मालिक की बन रही थी। उसकी आंखों से 2 गर्म आंसू निकले। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसकी पीड़ा को समझ सके। लेकिन आसमान खामोश था। शाओयान, लिंगयांग की आवाज़ सख्त थी। याद रखना, राजकुमारी का राजा की पत्नी बनना उसके लिए सबसे अच्छी मंजिल है। राजा के खिलाफ अपने दिल में कोई बुराई मत रखना। अगर राजा को पता चला कि तुम्हारे अंदर कोई शैतानी है तो मैं खुद तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शाओयान की मुट्ठियां और जोर से बंद हो गईं। उसने अपने आंसू पी लिए। उसने अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी जलन, अपना सारा गुस्सा, सब कुछ निगल लिया। क्योंकि वो जानता था अब वो कुछ नहीं बदल सकता। हाँ, मैं जानता हूँ। उसकी आवाज़ बिल्कुल सूखी थी। अब राजकुमारी राजा की पत्नी है, और मैं सिर्फ उनका सेवक हूँ। उसने फिर से आसमान की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था, जैसे उसके अंदर का सब कुछ खत्म हो गया हो। योजक चिन्ह। गुफा के अंदर सब कुछ शांत था। शूनेर बिस्तर पर पड़ी थी, उसकी आंखें खाली थीं, उसके होंठ सूख गए थे। लिन चेन उसके बगल में बैठा था, उसके बालों को सहला रहा था। शूनेर, अब तुम मेरी हो। उसकी आवाज़ बहुत नर्म थी, जैसे वो किसी बच्चे को समझा रहा हो। अब से तुम मेरी रानी हो। तुम्हारा खून मेरे खून से मिल गया है। तुम्हारी नस्ल में अब मेरी ताकत है। शूनेर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं, वहां कुछ नहीं था, बस अंधेरा था। उसके अंदर का वो प्राचीन खून अब धीरे धीरे लिन चेन के खून से मिल रहा था। 2 नस्लें एक हो रही थीं। उसका शरीर बदल रहा था, उसकी ताकत बढ़ रही थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही एहसास था, हार। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे। उसने अपने कबीले की बेटी होने का गर्व कभी नहीं छोड़ा था। लेकिन आज वो हार गई थी। उसकी सारी रणनीतियां, उसकी सारी उम्मीदें, उसका सारा गर्व, सब कुछ इस एक रात में धूल में मिल गया था। रोना मत। लिन चेन ने उसके गाल पर से एक आंसू पोंछा। अब से तुम मेरी रानी हो, और मैं अपनी रानी को कभी रुलाने नहीं दूंगा। शूनेर ने आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकों से 2 आंसू और निकल गए। वो जानती थी अब वापसी नहीं थी। अब वो उसकी थी। उसका शरीर, उसका खून, उसकी नस्ल, सब कुछ उसका हो चुका था। लेकिन उसने ये भी महसूस किया, लिन चेन के हाथ बहुत गर्म थे, और उसकी बाहों में शायद उतना बुरा भी नहीं था, या शायद ये सिर्फ उसकी थकी हुई आत्मा का धोखा था। वो नहीं जानती थी, बस इतना जानती थी, अब उसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा था।
योजक चिन्ह, लेकिन उसे नहीं पता था उसके अंदर जो प्राचीन खून था वो अब जाग चुका था, और उस खून की लहरें उसके कबीले तक पहुंच गई थीं। दूर, बहुत दूर, एक ऐसी जगह जहां ड्यूज़ुन भी सिर्फ सैनिक होते हैं, वहां एक बुजुर्ग ने अचानक आंखें खोल दीं। उसने महसूस किया उसकी बेटी का खून बदल गया था, और उस बदलाव ने उसकी आंखों में एक अजीब सी आग जला दी थी। अगले एपिसोड में देखिए प्राचीन कबीले के लोग जाग चुके हैं, वो लोग जिनके लिए ड्यूज़ुन कोई बड़ी बात नहीं। क्या लिन चेन उनके सामने टिक पाएगा? और शूनेर अब जब वो पूरी तरह लिन चेन की हो चुकी है, क्या वो उसका साथ देगी या उसके खिलाफ जाएगी? तो बने रहिए इसी चैनल पर, और हाँ, अगर आपको ये अंदाज़ पसंद आया हो तो लाइक करके मुझे बताएं, कमेंट में बताएं कि आप लिन चेन की जगह क्या करते। मैं आपकी राय का इंतज़ार करूंगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।